मुस्कुरा के देखो तो मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक बार आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तुलसीदास की जो कविता है, वह पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब आज मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 बता दूंगी, तो ये कविता जो है बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है, ये समाप्त हो जाएगी। तो आपको मैंने 5 तक पढ़ा दिया था। 5 में आपने पढ़ा था इसमें कि जो है कि रत्नावली की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अब इसमें है छठवां, बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, लाज का आज भूषण अकलम नारी का, खींचता छोर वह कौन और। बोली मन में होकर अक्षम, अक्षम मतलब असहाय होकर। रत्नावली भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। वह मन में ही असहाय होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चिंतन करती है। उनसे कहती है कि मेरे पति भी राम भक्त हैं। देखिए, आपको ये लिखना होगा, बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ पर रत्नावली भगवान श्री राम से अक्षम मतलब असहाय होकर मन में प्रार्थना करती है कि मेरे पति भी राम भक्त हैं, इसलिए मेरी लाज रखिए। लाज का आज भूषण अकलम नारी का, कहती हैं कि स्त्री का जो आभूषण होता है, भूषण होता है, वह लज्जा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह मेरे 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 पति के हाथों या मेरे पति के हृदय में चोर बैठा हुआ है। खींचता छोर वह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चोर। वही यहाँ पे रत्नावली कहती हैं कि एक स्त्री का आभूषण जो लज्जा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी उस लज्जा के छोर को कोई खींच रहा है और मेरे पति के हृदय में कोई चोर बैठा हुआ है। खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। वो आगे ये कहती हैं कि मेरी साड़ी की लाज अर्थात जो है मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। देखिए, स्पष्ट ना हो तो एक बार अर्थ बस आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर रत्नावली मन में असहाय होकर कहती है कि हे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी लाज रखिए, क्योंकि वो भी राम भक्त होते हैं। तो एक स्त्री की जो जो आभूषण होता है वह लज्जा होता है, लेकिन लग रहा है उस लज्जा का कोई छोर कोई खींच रहा है और मेरे प्रिय यानी मेरे पति के मन में जो है चोर बैठा हुआ है। खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का, कहते हैं कि नाथ पौर साड़ी का मतलब मेरी साड़ी की लाज रखिए, अर्थात मेरे मान सम्मान की रक्षा कीजिए। अगला, कुछ काल रहा यो स्तब्ध भवन, ज्यों आँधी के उठने का क्षण। अब यहाँ पर जो है, जब भाभी सामाजिक प्रथा के अनुसार अपने नंदोई से हंसी मजाक करती हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रत्नावली की कक्ष की ओर उन्हें ले जाती हैं। इसमें 7वें के प्रसंग में आप लिखेंगी कि जो रत्नावली की भाभी हैं वो नंदोई से अपने हंसी मजाक करते यानी तुलसीदास से हंसी मजाक करते हुए उन्हें जो है उनके कक्ष की ओर ले जाती हैं। तो कैसा लगता है, कुछ काल रहा यो स्तब्ध भवन। उस समय ऐसा लगता है कि सारे भवन में जो है शांति ही शांति थी। कैसी शांति, ज्यों आँधी के उठने का क्षण, जो आँधी के आने के पहले की शांति होती है। प्रिय सिवर जी को जीवा शयन करने को, ले चली साथ भावज हरती। प्रिय सिवर जी को, यहाँ पर तुलसीदास को जो हंसी मजाक के साथ रत्नावली की भाभी जो है उन्हें शयन कक्ष की ओर लेकर जाती है। भावज हरती, ले चली साथ भावज हरती। जो उनकी भाभी है वो हंसी मजाक के साथ उनके रत्नावली की कक्ष की ओर लेकर जाती है। निज प्रिया लाप से वश करती, वह मधु सीकर निर्झर झरती झरने को। निज प्रिया लाप से, यहाँ पर वह प्रिय के समान
मधुर बातें करते हुए अपनी बातों में अपने वश में करते हुए चली जा रही है। वह मधु सीकर ऐसा लगता है कि मधुर स्वरों का झरना बह रहा है। अर्थात जो रत्नावली की भाभी हैं, जब तुलसीदास को रत्नावली के शयन कक्ष की ओर लेके जाती हैं तो प्रेम से बातें करते हुए चली जाती हैं। उनकी बातें जो हैं वो मन को मोहक बनाने वाली होती हैं। जे फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन। अब इसमें उस समय का वर्णन है जब भोजन करने के पश्चात सभी अपने शयन कक्ष की ओर चले जाते हैं, तब तुलसी भी अपने शयन कक्ष में आते हैं। जे फिर चल गृह के सब जन, जैसे घर के जितने भी लोग रहते हैं वो सब खाना खाने के बाद अपने अपने शयन कक्ष की ओर चले जाते हैं, तब तुलसीदास भी रत्नावली के कमरे में आते हैं। प्रिय नयनों में बधा प्रिया नयन चयनोत्कल, पलकों से स्फुरित स्फुरित राग। अब यहाँ पर प्रिय नयनों में बध गया। जब तुलसीदास रत्नावली के कमरे में आते हैं तो उनका जो है उनकी आँखों में, नयनों में, प्रिय नयनों में, उनकी आँखों में जो है अपने प्रिया के लिए यानी रत्नावली के लिए प्रेम का रस उमड़ पड़ता है। पलकों से स्फुरित स्फुरित राग, और उनकी पलकों से जो है पलकों से स्फुरित स्फुरित राग, उनके पलकों से जो है प्रेम का रस पुलकित होने लगता है। सुनहला भरे पहला सुहाग, और जो है तुलसीदास जी को अपने प्रिय के साथ यानी प्रिया के साथ सुनहला भरा पहला सुहाग, जो पहले मिलन की प्रथम रात्रि थी सुहाग की, वो याद आ जाती है। रग रग से रंग दे रहे जाग स्वप्नोत्पल, ऐसे उनके रोम रोम में, रग रग में उनके जो है रोम रोम में सपनों के कमल उत्पल, ये देंगे तो स्वप्नों के कमल, स्वप्नोत्पल सपनों के कमल खिलने लगते हैं। नवा है कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो न था भाव वह छवि का स्थिर। अब यहाँ पर तुलसीदास जी के मनोस्थिति के साथ साथ यहाँ पर अभी फिलहाल 9वें में तुलसीदास की मनोस्थिति का वर्णन है, फिर 10वें में रत्नावली की मनोस्थिति का। तो 9वें में तुलसीदास की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि कवि के मन में यानी तुलसीदास जी के मन में कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, रुचिर मतलब उनके मन में, उनके खून में, तो कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, कवि के जो मन में है प्रेम के भाव जो है छलक रहे थे उनके रुधिर में, उनके रगों में। जो न था भाव वह छवि का स्थिर, रत्नावली को देखकर उनका जो मन था वह स्थिर नहीं था, अर्थात उनके मन में चंचलता उत्पन्न हो रही थी। बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, और लेकिन यहाँ पे दूसरी इस लाइन में देखिएगा, तीसरी लाइन में, लेकिन रत्नावली के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, ये 2 लाइन में जो है तुलसीदास की मनोस्थिति का है। फिर तीसरी में है रत्नावली, तो रत्नावली के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। उनके मन में जो है उल्टी ही मतलब अगर उनके मन में प्रेम था तो इनके मन में जो है क्रोध का भाव था। लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु, फिर यहाँ फिर तुलसीदास जी जो है अपने प्रियतम का जो उनका मुख था यानी रत्नावली का जो मुख था वह इंदु चंद्रमा के समान दिखाई देख रहा था। लहराया जो डर मधुर सिमित, और इससे उनके हृदय में जो है सागर के समान, सिंधु सागर के समान लहरें उठ रही थी। विपरीत ज्वार जर बिंदु बिंदु द्वार वह था, लेकिन विपरीत फिर वही रत्नावली की बात आती है कि रत्नावली की स्थिति विपरीत थी। उनके मन में जो है प्रेम का जो रूप था या जो बुखार था वह बिंदु बिंदु होकर बिखर रहा था। अंतिम 10वां, अस्तूरे विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर जो स्थित। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विवश मारुत प्रेरित, यहाँ पर अस्तु का मतलब जो भी हो है, रत्नावली की स्थिति का वर्णन है। रत्नावली व्याकुल थी, तो रत्नावली व्याकुल होकर हवा के द्वारा, विवश मारुत प्रेरित, मारुत हवा, विवश मतलब व्याकुल होकर, रत्नावली जो है व्याकुल होकर हवा के द्वारा
ढके जाने वाले बद्री पर्वत के समीप आकर स्थित हो गई थी। पर्वत के समीप आकर स्थित हो गई थी। फिर से देखिए, विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर ज्यों स्थित। रत्नावली व्याकुल यानी विवश होकर, मारुत प्रेरित यानी हवा के द्वारा वह ढके जाने वाले पर्वत के समीप आकर स्थित हो गई थी, ठहर गई थी। घन नील लाका दामिनी जलना का उन्मुक्त गुच्छ चक्रांग पुक्ष। घन नीला लका, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार जो है कि रत्नावली जब तुलसी के पास आई तो वह व्याकुल होकर ठहर जाती हैं। अब उनके सौंदर्य का वर्णन है कि रत्नावली घन नीला लका, जो रत्नावली का सौंदर्य है, जो उनके घने बाल हैं, वह कैसे दिख रहे थे? बादलों के समान दिख रहा था। और दामिनी बिजली के समान उनका सौंदर्य था। उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुक्ष, चक्रांक मतलब मोर के पोक्ष के समान। और जो उनके खुले बाल थे वो मोर के पोछ के समान घूम रहे थे उनके कमर तक। तो लख नर्तिन कवि सिखी मन समुच्च, वह जीवन की समझा न तुच्छ छलनावा। लख नर्तिन, आगे क्या कहते हैं? रस उसी प्रकार जो है कवि का जो मन था, कवि सिखी मन समुच, जो कवि यानी तुलसीदास का मन था, वह रत्नावली को लख कर यानी देख कर, नर्तिन मतलब नृत्य करने लगा था। उनका सौंदर्य वह जीवन की समझा न तुच्छ छलना को, और उसका सौंदर्य दिखावा मात्र था। और यहाँ पर अंत में कहते हैं कि वह क्रोधित थी। कौन? रत्नावली। वह क्रोधित थी तथा वह जीवन के प्रति या वह दुख से भरी हुई थी। यहाँ पर भी आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार है। लगभग सभी पदों में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।